मंगलम आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारी पिछली क्लास में हरिवंश पुराण जी की जो पिछले हफ्ते क्लास थी उसमें हमने ये देख रहे थे, प्रकरण हमारा अधोलोक का चल रहा था, ऑलमोस्ट होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया था जिसे हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो विषय ये था कि जो नरक में जो 7 पृथ्वियां हैं, उनके नरकों से निकला हुआ जीव कहाँ कहाँ और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो उसकी लिमिट एक तरह से बताई हुई है कि 5वीं पृथ्वी से जैसे हमने जाना था, निकला हुआ जीव संयम को प्राप्त हो सकता है पर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो हो सकता है आज के टाइम में जैसे हम लोग हैं, राइट, हम ये कहते हैं ना कि अरे हम मोक्ष नहीं जा सकते क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि पंचम काल में है, राइट। पंचम काल में मोक्ष पॉसिबल नहीं है, लेकिन संयम तो ले सकता है जीव, है ना। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, नॉट एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम 5वीं पृथ्वी, लेकिन 5वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव हो सकता है कि पंचम काल में पैदा होता हो। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे ही फिर चौथी पृथ्वी से निकला हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु निश्चय से तीर्थंकर नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर सिर्फ पहली से तीसरी तक के जीव जो नारकी हैं वो ही हो सकते हैं। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि चौथी पृथ्वी से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इतने भाव उसके, अपने कर्मों को अच्छा करना चाहे तो इतना कर सकता है। फिर था दूसरी और पहली पृथ्वी से अगर कोई नारकी निकलता है, निकलना मतलब नया अगला जन्म लेता है, तो क्या कर सकता है वह जीव, सम्यक दर्शन की शुद्धता से तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चाहे तो उसने तीर्थंकर प्रकृति पहले बांध ली हो या अब आगे बांध सकता है। ठीक है ना, तो पहले से तीसरी तक का जीव जो है इतना उसके परिणाम संभल सकते हैं कि आगे चल के तीर्थंकर पद भी पा सकता है, जैसे कि राजा श्रेणी का पर्याय का जीव, है ना। जैसे कि श्री कृष्ण का जीव, जैसे कि रावण का जीव बताते कि उन्होंने अभी तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांधा है, बट आगे बांधेंगे। ठीक है ना, तो नरक से निकलकर फिर आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे। नरकों से निकले हुए जीव बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती पद छोड़कर ही मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या, कि मनुष्य तो होते हैं पर बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जो 3 पद बता रहे हैं, बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती का, ये इनके लिए मतलब क्योंकि ये बहुत ऊंचे पद हैं, ये स्वर्ग से आने वाले जो पुण्यशाली जीव हैं वो ही कर सकते हैं। इनमें क्या है, मेनली भोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि तीर्थंकर के पद में ऐसा क्या है, जो तीर्थंकर तो बन सकते हैं लेकिन बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती नहीं बन सकते। ठीक है ना, तो ये पद, एक तो ये भी हो सकता है कि ये निदान से भी मिल सकते हैं। ये वाले जो पद हैं इनमें निदान भी पॉसिबल है। ठीक है ना, कि मैं ऐसा बनूं। तीर्थंकर का पद निदान से नहीं होता। तीर्थंकर का पद जो है, हम अपने एफर्ट्स के साथ लोक कल्याण की भावना भाने से ही तीर्थंकर पदवी बंधती है, जबकि बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती के लिए ऐसी कोई नियामकता नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से भी ये बताया कि ये जो 3 पद हैं इनमें वो नारकी नहीं हो सकते, वो सिर्फ स्वर्ग से आने वाले ही बन सकते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणिक, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तेरे लिए अधोलोक के विभाग का वर्णन किया। अब तू तिर्यक लोक यानी
मध्य लोक के विभाग का वर्णन सुन। बुद्धिमान मनुष्य, हाँ नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, दो चीजें हैं। एक तो ये कि मनुष्य अगर मोक्ष जा रहा है और एक तीर्थंकर बन के मोक्ष जा रहा है, तो उसके मतलब सिद्ध शिला पर उन दोनों के उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क पड़ेगा या नहीं? फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क सेम। नहीं। हम्म, तो मतलब चाहे आप तीर्थंकर बन के जाओ या अपने को संयम में रख कर जाओ, तो सेम चीज है। बिल्कुल सेम। और दूसरी जरा थोड़ा सा इस चीज को और बता दीजिएगा, बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती का जो आपने अभी बताया कि नारायण इस नरक में ही जाते हैं या नारायण मरने के बाद किसी और, जैसे ये श्री नारायण कृष्ण। नरक में ही जाते हैं, बलभद्र जो है वो स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं, और चक्रवर्ती भी नरक में या फिर मोक्ष जा सकते हैं। तो इनकी क्या वजह बताई गई है, नारायण और चक्रवर्ती की? नारायण, एक्चुअली यहाँ पर एक पद छूट रहा है, प्रति नारायण। नारायण और प्रति नारायण क्या है? ये दोनों पद जो हैं निदान से ही मिलते हैं। निदान मतलब पिछले भव में इन्होंने मुनि बनकर और ऐसे मतलब भोगों की आकांक्षा कर ली थी। समझ रहे हैं आप? जैसे हमने निदान वर्ड सुना था ना, समझा था कि भविष्य के भोगों की इच्छा कर लेना निदान है। ठीक है, पुण्य बहुत ज्यादा था और मांग लिया बहुत छोटा सा, क्योंकि नारायण प्रति नारायण तो एक पद है, ठीक है ना, और मोक्ष उससे बहुत बड़ी अवस्था है जहाँ अनंत सुख हो। आप सोचिए वहां पे नारायण और प्रति नारायण के सुख जो हैं वो क्या है? कुछ भी नहीं है उसके आगे। अच्छा अच्छा। तो मोक्ष जाने की जिसमें क्षमता थी उसने क्या किया? अपनी कषायों के वश उसने नारायण प्रति नारायण का पद मांग लिया, बल मांग लिया, ऐश्वर्य मांग लिया, इस तरह से। तो ये जो तभी अपनी नारायण और चक्रवर्ती हैं, ये देवलोक ही बनते हैं? देवलोक से ही आते हैं। इतना अच्छा पुण्य इन जीवों का रहता है, अच्छा, ओके, क्योंकि थैंक यू। पिछले भाव में इन्होंने तपस्या करके ये पद आगे के लिए बांधा था। कि जो आदिनाथ भगवान की मैं कहानी पढ़ रही थी, तो उसमें भी यही था कि उन्होंने कई बार में जैसे चक्रवर्ती बने, फिर स्वर्ग गए और फिर वहां से मतलब कई जन्मों तक उनका ऐसे था चला, फिर बाद में जब मोक्ष तक गए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जय जैन चारू, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे जो ये देव में स्वर्ग, सॉरी, ऊपर जो जाते हैं देव, वैमानिक देव बनते हैं, तो जैसे कि तुमने बताया था ना कि 6 महीने पहले जब इनकी माला मुरझा जाती है तो ये परेशान हो जाते हैं, ठीक है? जी, तो ये जो है इनको सम्यक दर्शन नहीं होता, या सम्यक दर्शन होता है तब भी इनके ये कारण बनते हैं कि भाई परेशान होते हैं ये? नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि होगा तो परेशान नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ना? है, हाँ यही कंफ्यूजन था मिथ्या मुझे, दृष्टि ठीक है। होगा तो ऑफ कोर्स बहुत परेशान होगा, है ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि पर्सपेक्टिव। नहीं होगा तो हाँ, ठीक है क्योंकि हर ठीक है। एक कोई सम्यक दृष्टि देव नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, यही कंफ्यूजन था मुझे थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। श्योर। अब आगे कह रहे हैं, खत्म करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य सब समय सर्वत्र व्याप्त रहने वाले जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी उत्तम दीपकों की सामर्थ्य से सूर्य और चंद्रमा के अगोचर अधोलोक के अंधकार को नष्ट कर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखते हुए प्रभुत्व को प्राप्त होते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? क्योंकि तीन लोक में जिनेंद्र रूपी सूर्य के द्वारा प्रकाश के उत्पन्न होने पर अंधकार का सद्भाव कहाँ रह सकता है? मतलब कि जिनेंद्र भगवान की तुलना किससे करी है? कंपैरिजन सूर्य के प्रकाश से, है ना। जब सूर्य का प्रकाश जहां जहां पहुंचेगा वहां अंधकार नहीं है, तो क्या कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी जहां नहीं पहुंच पाता, अधोलोक के अंधकार को नष्ट कर, मतलब कि नारकी जो है अपना कल्याण कर पाता है किससे? भगवान के सूर्य रूपी दीपकों के सहायता से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर अधोलोक का वर्णन करने वाला चौथा चैप्टर सर्ग कंप्लीट हुआ। हाँ भूमिका, आपने हाथ रेज किया। जय जिनेन चारू। चारू, मुझे लास्ट लाइन समझ नहीं आई, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ, लास्ट लाइन, क्योंकि यहाँ से क्योंकि तीन लोक में। नहीं, ये जो आपने बताया कि सूर्य रूपी हाँ हाँ हाँ, दीपक श्योर। नरक, ये वाली लाइन एक बार समझा दो। हाँ,
तो क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य क्या करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य भगवान के जो वचन हैं, ठीक है, वचनों को किसके कंपेयर किया, सूर्य के साथ, ठीक है। सूर्य का क्या काम रहता है, अंधकार को दूर करना। और यहाँ पर किस तरह के अंधकार की बात कर रहे हैं, ऐसा अंधकार जो जो हमें सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो तो हर जगह नहीं पहुंचता, राइट। सूर्य और चंद्रमा के अगोचर, जहां सूर्य चंद्रमा भी नहीं जा सकता है, ऐसे अधोलोक के अंधकार को नष्ट कर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखते हुए प्रभुत्व को प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये वस्तु का यथार्थ स्वरूप मतलब सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए प्रभुत्व को प्राप्त होते हैं, मतलब सिद्धशिला को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, बुद्धिमान मनुष्य जो भगवान के वचनों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये अधोलोक की जो बात करी नरक गति में, तो तीसरी गति तक, राइट? नॉट नॉट उससे नहीं नीचे नहीं नहीं, आप ये देखिए ना, अभी हमने देखा क्या कि चौथी पृथ्वी का भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। सम्यक पांचवी दर्शन। का हाँ, राइट राइट राइट, चौथी गति संयम तक। है ना, हाँ, छठी का सम्यक दर्शन पा सकता है। सिर्फ एक सातवीं का है जिसको कि सम्यक दर्शन भी नहीं मिलता, लेकिन बाकी पृथ्वी के लोग तो अपना कल्याण कर ही लेते हैं ना। तो फिर ये यहाँ पर छठी और पांचवी पृथ्वी और इसमें कौन उनको उनको सम्यक दर्शन कैसे होता है? क्योंकि उनको सम्यक संबोधन तो दर्शन आप। संबोधन से नहीं होता, लेकिन जाति स्मरण और वेदना से अनुभव से होता है। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। चलिए, तो चारों उनके भी कर्मों का ही उदय अच्छा आ जाता, वो जो उनको सम्यक दर्शन हो जाता है नरक में भी। समय तो आता ही है, सभी के पास अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है अपने आप से, जब हमारी कक्षाएं मंद होती हैं, ठीक है ना। हम भी कई बार बैठे बैठे बहुत अच्छे भाव हो जाते हैं, राइट। हमें भी तो वो एक तरह से कर्म का उदय ही चल रहा है, मंद कर्म का उदय चल रहा है, राइट। तो इस तरह से हमें भी वो मौके मिलते रहते हैं जब हम अपना कल्याण कर पाए। नहीं, नरक में तो जैसा कहते हैं ना कि बुरे ही हाल है कि वो एक दूसरे को मार काट करते हाँ रहते हैं सब, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर तो भी भी उनको सम्यक अपॉर्चुनिटी दर्शन हो मौका जाता है। ऐसा आता है, यस। इसका मतलब तो यही है कि हाँ, उनके पास भी मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, भले ही उनको ओके। उस तरीके से शांति नहीं अंदर से मिलती, क्योंकि कषाय हमेशा ही उनकी लेशिया खराब ही रहती है, राइट? लेकिन फिर भी मौके जरूर मिलते हैं हाँ, तो सम्यक उस समय दर्शन फिर पाने वो के। तो उनका वेदना सम्यक एक वेदना सेकंड, से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। हाँ, बहुत तीव्र ऐसा क्या? वेदना में भी ओ, सम्यक दर्शन हो सकता है, राइट। तो इनका हाँ। बना रहता है फिर सम्यक दर्शन? सम्यक नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जरूरी नहीं है कि बना रहे, और अच्छा बना बार बार छूट सकता है, और अच्छा। किस तरह का शाही तो है नहीं जो बना रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वेदना से भी हो जाता है सम्यक दर्शन, ये हाँ अच्छा बताया संजय ने। हाँ जी, ओके, थैंक यू। चलिए। चारू जी, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। मैंने पढ़ा था कि सातवीं पृथ्वी से निकल के भी जीव सम्यक प्राप्त कर सकता है, हाँ जी। बट बहुत ही कम है, और वो सम्यक सिर्फ त्रियंच ही प्राप्त करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पे। तिर्यंच का तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा है कि एक आचार्य हैं जिन्होंने तिलोय परिणति ग्रंथ लिखा है, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि वो बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, बाकी किसी आचार्य ने ऐसा नहीं कहा। और ठीक उसमें भी पॉसिबिलिटी, मतलब मैंने जो है, पढ़ाई कहीं पे बनेगा पढ़ी ही थी, ये जरूरी नहीं है ना। हाँ, कि वो ये था कि बहुत कम है। बहुत रेयर केस में हाँ, बहुत रेयर केस है, और अगर केस है तो वो त्रियंच का ही है, ये भी मैंने पढ़ा था कहीं पे। तिर्यंच का हो सकता है, ये सब ध्यान नहीं है मुझे तिर्यंच वाला, लेकिन यस, वो एक ही आचार्य का ऐसा कहना है। लेकिन हम बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी अगर हम सब पूरी डिटेल में जाएंगे यहाँ पर, है ना। वो हाँ, इस बट वो तो फिर सातवीं पृथ्वी से निकलने वाला तो त्रियंच गति में ही जाता है ना, तो आई हाँ थिंक दैट इज द रीजन, सो कि त्रियंच ही होता है। हाँ, क्रूर तिर्यंच ही बनता है वहां से निकल के ना, तो इस वजह से कहते हो। सही है। तो उनको उपसम सम्यक तो ही होता है कि क्षायिक सम्यक भी हो सकता है? छायिक नहीं हो सकता, छायिक सम्यक दर्शन सिर्फ केवल पादमूल में ही होगा, केवली के, है ना, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना। क्षय उपशमिक हो सकता है। क्षय उपशमिक हो सकता है। ओके, थैंक यू। कभी कभी थोड़ा विस्तार में चला जाता है, हमें सभी का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल नए जुड़े हैं,
है ना, तो अपने को मीडियम टाइप से अपनी डिस्कशन रखेंगे, सबको ध्यान में रखते हुए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है मध्यलोक का। अभी हमने पूरा अधोलोक का डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तनुवात वलय के अंत भाग तक तिर्यक लोक अर्थात मध्यलोक स्थित है। तो जो बीच का है उसको मध्यलोक बता रहे हैं। मेरू पर्वत 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। ये सभी को ध्यान होगा, मेरू पर्वत जम्बू द्वीप के बिल्कुल सेंटर में मेरू पर्वत। उसी मेरू पर्वत द्वारा ऊपर तथा नीचे इस तिर्यक लोक की अवधि निश्चित है। मतलब क्या कि मेरू पर्वत से ही ये डिसाइड होता है कि तिर्यक लोक कितना ऊंचाई और नीचे में कितना है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई में अलग है, राइट, और मेरू पर्वत से उसकी ऊंचाई नीचाई माप दिया, ठीक है। तिर्यक लोक कौन सा हुआ? तिर्यक लोक मतलब मध्य लोक, अच्छा ठीक है, जहाँ तिर्यंश रहते हैं, मनुष्य रहते ओके हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरू पर्वत कुल 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। उसमें 1,000 योजन तो पृथ्वी तल से नीचे है और 99,000 योजन पृथ्वी तल के ऊपर है। अगर इसमें किसी को चाहिए कि हम ओपन करें चार्ट थोड़ा डिटेल में देखने के लिए तो बताइएगा, अदरवाइज इफ याद है तो, क्योंकि ये सब हमने जैन तत्व विद्या में पढ़ा था, ठीक है। तो कितना है, 99,000 योजन ऊपर है पृथ्वी तल से और 1,000 जैसे बोलते हैं ना फाउंडेशन में नींव में अंदर चला जाता है, तो 1,000 योजन अंदर में है। तिर्यक लोक की सीमा इसी मेरू पर्वत से निश्चित है। मतलब कि इससे ऊपर फिर तिर्यक लोक को नहीं काउंट करते, ठीक है। उसके ऊपर फिर ऊर्ध्व लोक शुरू हो जाएगा। अर्थात तिर्यक लोक पृथ्वी तल के 1,000 योजन नीचे से लेकर 99,000 योजन ऊंचाई तक है। इसी प्रकार लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों से वेष्टित गोल तथा जम्बू वृक्ष से युक्त जम्बू द्वीप स्थित है। तो क्या कह रहे हैं कि मध्य लोक में जो तिर्यक लोक है या मध्य लोक कह लीजिए, हमने क्या देखा था, ऐसे जो त्रस नाली में, राइट, एक राजू चौड़ा एक राजू गहराई अंदर में लिए हुए असंख्यात द्वीप समुद्र गोल 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 है, राइट। और सबसे सेंटर में क्या है, जम्बू द्वीप, ठीक है। जम्बू वृक्ष से युक्त जम्बू द्वीप स्थित है सेंटर में। यह जम्बू द्वीप लवण समुद्र का स्पर्श करने वाला है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्योंकि लवण समुद्र है तो इसलिए कह रहे हैं लवण समुद्र का स्पर्श करने वाला है। वज्रमयी वेदिका से घिरा हुआ है, जो उसकी चारों तरफ हाँ चारू जी आपने हाथ रेज किया। हाँ जी अजनील, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि जम्बू वृक्ष जो आपने पढ़ा वो किसके लिए मतलब हाँ, ये सिर्फ जानकर मतलब इंफॉर्मेशन के लिए है कि जम्बू द्वीप का जो विदेह क्षेत्र है उसमें 2 वृक्ष हैं, ठीक है, शाल्मली और जम्बू वृक्ष। वहां पर जो जम्बू वृक्ष है उसी के नाम पर इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। इस वजह से यहाँ पर बता दिया जम्बू वृक्ष होने के कारण जम्बू द्वीप, ठीक है। तो ये सिर्फ नाम कैसे पड़ा इसका उस वह बताने के लिए, ठीक। ठीक है। बिल्कुल बीच बीच सबसे पहले जम्बू द्वीप स्टार्ट होगा, ठीक है। ये है ना, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था, ये सुमेरु पर्वत है, इसके 1,000 योजन ये अंदर में है, राइट, और बाकी ये पूरा 99,000 ऊंचाई। यह जम्बू द्वीप लवण समुद्र का स्पर्श हो गया। वज्रमयी वेदिका मतलब क्या कि जम्बू द्वीप का जो एंड आता है, ठीक है, उस एंड में एक्चुअली यहाँ पर एक पिक्चर है, ये जम्बू द्वीप जो है, राइट, तो ये जो जम्बू द्वीप की जो भूमि है और लवण समुद्र के बीच में क्या है, ये वेदिका है इसके चारों ओर, ठीक है। उसको क्या, जम्बू द्वीप की जगती या वेदिका। संजय जी, आई नो आपको 3 लोग का बहुत अच्छे से जानकारी है, तो प्लीज फील फ्री अगर आपको लगे कि कहीं पर हम थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है जी, थैंक्स। बाय द वे संजय जी ही हैं जिन्होंने ये 3 लोग वाली पीपीटी बनाई और जिसको हम सब यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो थैंक यू सो मच।
नहीं है। नंदा जी आपने ऑथराइज किया। हाँ, यही जो आपने अभी पिक्चर दिखाई कि आप थोड़ा सा इसका अगर बता दें, वेदिका का, ये वज्रमयी वेदिका जो आपने बोला, ये क्या चीज है? ईंटों से बनी कोई दीवार है या नहीं है, मतलब? रत्नों से बनी है ये, और वज्रमयी है ना, बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से लवण समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा, एक तरह से जैसे वो कवरेज रहती है ना, उस टाइप का है ये। चारों महामेरु जो ये दिखाया ये बाहर का हिस्सा मतलब जम्बू द्वीप है, ये जो काला हिस्सा है वो ये लवण काला है, लवण समुद्र। यस, अच्छा, और मेरू जम्बू द्वीप कौन सा हुआ इसमें? ये सिर्फ भरत क्षेत्र का पिक्चर है एक्चुअली, अच्छा है अच्छा, ना। हाँ, ठीक है, ठीक, जी, थैंक तो वो फिर अपन ये है ना, जैसे ये सुमेरु पर्वत बीच में, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ठीक है। महामेरु रूपी नाभि से युक्त है, अर्थात महामेरु, महामेरु मतलब सुमेरु पर्वत जो है ना, वो सबसे बड़ा मेरु है, क्योंकि इसलिए महामेरु। 5 मेरु होते हैं, 5 में से ये सबसे ऊंचा होता है। महामेरु इसके मध्य भाग में अवस्थित है तथा 1 लाख योजन विस्तार वाला है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा ये जम्बू द्वीप है, राइट, यहाँ से ये कह लीजिए कि तिर्यक लोक का स्टार्टिंग होता है, ठीक है। सबसे सेंटर में जम्बू द्वीप आता है, उसके बाद असंख्यात द्वीप समुद्र आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, जब तक कि त्रस नाली का कॉर्नर ना आ जाए, ठीक है, वात वलयों से वो टच ना कर जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो बीच में उसके बिल्कुल सेंटर में 1 लाख योजन वाला महामेरु है। जम्बू द्वीप की परिधि, परिधि मतलब उसका पूरा सरकमफ्रेंस, जो उसका सर्कल है वो कितना है, 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष और 13.5 अंगुल। तो मतलब जो इसका सर्कल है ये कितना है, उसको अगर योजन में काउंट करें तो वो बता दिया। विभाग करने पर गणितज्ञ मनुष्य इस जम्बू द्वीप का घनाकार, घनाकार मतलब ऊपर नीचे, डेप्थ, ऑल 3 साइड्स, टोटल अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 790 करोड़ 56,94,150 योजन बतलाते हैं। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र, 1 मेरु। अब इसको आप विजुअलाइज करते रहिएगा, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। 7 क्षेत्र होते हैं, 1 मेरु है, 2 कुरु क्षेत्र हैं, राइट, जो विंध्य क्षेत्र के अंदर है, उत्तर कुरु, देव कुरु। जम्बू शालमली नाम के 2 वृक्ष हैं, और इनकी डिटेल हम आगे आगे देखते जाएंगे। 6 कुलाचल पर्वत हैं, कुलाचलों पर स्थित 6 महासरोवर हैं, जिनको हम तालाब भी कहते हैं। 14 महानदियां हैं, इन्हीं तालाबों से निकलने वाली। 12 विभंगा नदियां हैं, जो कि विंध्य क्षेत्र में रहती हैं। 20 वक्षार गिरी हैं, उनकी 34 राजधानी है। 34 रूपयाचल, रूपयाचल कहिए या विजयार्थ पर्वत, 34 विजयार्थ पर्वत हैं। 34 वृषभांचल हैं या वृषभ गिरी। 68 गुहाएं, 68 गुहाएं मतलब गुफाएं। एक विजयार्थ पर्वत पर 2 गुफाएं हैं, तो 34 पर 68 गुफाएं हो गई। 4 गोलाकार नाभिगिरी है, और 3,740 विद्याधर राजाओं के नगर हैं। ये सब कहाँ पर है, सिर्फ एक जम्बू द्वीप में ऐसी व्यवस्था है। तो अगर हम पूरे 2.5 द्वीप का माने तो इसी को और आगे बढ़ा सकते हैं, हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो। ऊपर कही इन सभी चीजों से यह जम्बू द्वीप अत्यंत सुशोभित है। जम्बू द्वीप से दूने क्षेत्र तथा मेरु आदि से दूसरा घातकी खंड द्वीप देदीप्यमान है। तो जो हमने देखा था, इसके बाहर लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाहर ये है ना, जो बीच का सेंटर का सर्कल है ये जम्बू द्वीप, फिर ये लवण समुद्र, फिर ये घातकी खंड। तो घातकी खंड का भी सिमिलर सेटअप कहेंगे, बट डबल हो जाएगा, ठीक है ना, दूना हो जाएगा सब कुछ। फिर पुष्करार्ध भी घातकी खंड के समान समस्त क्षेत्रों तथा पर्वत आदि से युक्त है। जम्बू द्वीप में भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत,
ये 7 क्षेत्र हैं। ठीक है, ये सारे नाम बता रहे हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, है ना, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इनमें भरत क्षेत्र सबसे दक्षिण में है और ऐरावत क्षेत्र उत्तर में है। प्रारंभ से लेकर विदेह क्षेत्र तक के क्षेत्र विस्तार की अपेक्षा पूर्व क्षेत्र के 4 गुने विस्तार वाले हैं। क्या कह रहे हैं? जो भरत क्षेत्र है, राइट, उससे हेमवत कितना है? इसका 4 टाइम्स। फिर हेमवत से हरि क्षेत्र, हेमवत का 4 टाइम्स। फिर हरि क्षेत्र से विदेह क्षेत्र कितना? इसका 4 टाइम्स। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर हाफ हाफ होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ व्यवस्था है, जिन्होंने पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, अदरवाइज ये हमने ऑलरेडी जैन तत्व विद्या में समझा था। भावार्थ, भरत क्षेत्र से चौगुना विस्तार हेमवत क्षेत्र का है, हेमवत क्षेत्र से चौगुना विस्तार हरि क्षेत्र का है, हरि क्षेत्र से चौगुना विस्तार विदेह क्षेत्र का है, विदेह क्षेत्र के आगे के क्षेत्रों का विस्तार चौथा भाग है, मतलब अब कम होते जाएंगे। ठीक है ना, विदेह क्षेत्र के विस्तार से चौथा भाग विस्तार रम्य क्षेत्र का है और रम्य क्षेत्र से चौथा भाग विस्तार हिरण्यवत का है और उसके आगे चौथा भाग विस्तार ऐरावत क्षेत्र का है। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्र बता दिए पहले। फिर हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 कुलाचल हैं। कुलाचल मतलब बीच बीच में हर क्षेत्र के बाद एक जो पर्वत आ रहा है, उनका अब वर्णन उनका चल रहा है। तो 6 कुलाचल हैं। इनमें आगे आगे का कुलाचल मतलब कि हिमवान से महाहिमवान, महाहिमवान से निषद, तो क्या कह रहे हैं कि इनमें से आगे आगे का कुलाचल पूर्व पूर्व के कुलाचल मतलब पहले पहले कुलाचल से चौगुने चौगुने विस्तार वाला है। यह क्रम निषद कुलाचल तक ही चलता है। उसके बाद क्या होगा? बढ़ने की बजाय कम होने लगेगा, क्योंकि जो हम सर्कल देख रहे हैं, राइट, वो पहले ऐसे बढ़ रहा है, राइट, फिर सर्कल घटने में आ गया, इस वजह से। प्रथम, अब भरत क्षेत्र के डिटेल बता रहे हैं। प्रथम भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन तथा 1 योजन के 19 भाग में से 6 भाग प्रमाण है। तो किसका बता रहे हैं? जो यहाँ पर बहुत छोटा सा ये भरत क्षेत्र दिख रहा है, 526 योजन, कहाँ से? ऐसा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाए तो उसकी बता रहे हैं, उसका विस्तार बता दिया। यह जम्बू द्वीप के विस्तार का 190वां भाग है। मतलब पूरा जो 1 लाख योजन का जो जम्बू द्वीप है, उसका डिवाइड 1 लाख डिवाइड बाय 190 कर दे तो 526 आ जाता है। मतलब एग्जैक्ट ये वाली जो संख्या है यह आ जाती है। क्षेत्र से पर्वत दूने विस्तार वाला है और पर्वत से क्षेत्र दूने विस्तार वाला है। मतलब क्या कि क्षेत्र, जो भी चीज आएगी, चाहे वो कुलाचल हो या क्षेत्र हो, सब एक दूसरे से डबल 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 साइज के होते जाएंगे। कहाँ तक? विदेह क्षेत्र तक। फिर हाफ 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 ऐसे होते जाएंगे। दूने विस्तार का यह क्रम विदेह क्षेत्र तक चलता है। उसके आगे के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार रास को लिए हुए है। रास मतलब घटना, अर्थात आगे के क्षेत्र और पर्वत अर्ध अर्ध विस्तार वाले हैं। भारत क्षेत्र के ठीक मध्य भाग में विज्यार्थ नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पर्वत सुशोभित है। तो जो भरत क्षेत्र है, अब उसकी बात बता रहे हैं। ये जो भरत क्षेत्र दिख रहा है, इस भरत क्षेत्र में, राइट, एक बीच में एक और पर्वत आता है, विज्यार्थ पर्वत। नाम हम सभी ने सुना है इसका। विज्यार्थ पर्वत से भरत क्षेत्र हाफ हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 6 विज्यार्थ पर्वत से हाफ हो जाता है और उसमें जो 2 नदियां निकल रही हैं, गंगा और सिंधु, राइट, उनकी वजह से वह 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके दोनों अंत भाग पूरब और पश्चिम के दोनों समुद्रों को प्राप्त हैं तथा इस पर विद्याधरों का निवास है। किसकी बात कर रहे हैं? ये जो विज्यार्थ पर्वत है,
ये यहाँ पर क्योंकि ये कॉर्नर तक टच कर रहा है, राइट, तो ये क्या है, समुद्र को कह रहे हैं, समुद्र को टच करता है, ठीक है। और इस पर कौन रहते हैं, विद्यार्थ पर्वत पर विद्याधर रहते हैं। यह पर्वत पृथ्वी से 50 योजन ऊंचा है, 6.25 योजन पृथ्वी के नीचे स्थित है। 25 योजन ऊंचा है, सॉरी, थैंक यू। यह पर्वत पृथ्वी से 25 योजन ऊंचा है, 6.25 योजन पृथ्वी के नीचे स्थित है और 50 योजन चौड़ा है और चांदी के समान सफेद वर्ण वाला है ना। ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये 50 योजन चौड़ा है, 25 योजन ऊंचा है, 10, 10 और 5, ठीक है। अच्छा, ये चांदी के वर्ण का है तो मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा फिर इसको, मैंने स्वर्ण का बना दिया। अच्छा, स्वर्ण का बना दिया, हाँ, तो यहाँ पर चांदी के समान। हाँ, आपने एक बार ये 3 लोग की वो भेजी थी, उसमें ये काफी बहुत विदेश क्षेत्र का और ये सारा बहुत अच्छा था, तो इसको थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सही। पृथ्वी से 10 योजन ऊपर चलकर इस पर्वत की 2 श्रेणियां हैं, ठीक है। 10 योजन ऊपर गए तो 2 श्रेणियां हैं, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ। उन 2 श्रेणियों पर कौन रहता है, विद्याधरों का निवास है, ठीक है। तो जो पहला स्टॉपेज आया, राइट, 10 योजन ऊपर जाकर, तो जो पहला स्टॉपेज आया वहां विद्याधर रहते हैं। दक्षिण महाश्रेणी में 50 और उत्तर महाश्रेणी में 60 नगर हैं। ये सब किसके नगर हैं, विद्याधरों के नगर हैं। ये सब नगर स्वर्गपुरी के समान है, मतलब जैसे स्वर्गों में व्यवस्था है या सुंदरता है, वैसे ही इन नगरों की भी सुंदरता है। यहाँ से 10 योजन और ऊपर चलकर अभियोग्य जाति के देवों की क्रीड़ा के योग्य अनेक नगर स्थित हैं, ठीक है। तो अब और ऊपर चले तो यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर अभियोग्य जाति और व्यंतर जाति के देव क्रीड़ा करते हैं और रहते भी हैं, उनके आवास भी हैं। यहाँ से 5 योजन और ऊपर चढ़कर एक पूर्ण भद्र नाम की श्रेणी है, जो 10 योजन चौड़ी है तथा विद्यार्थ नामक देव से आश्रित है, यानी कि वहां विद्यार्थ देव का निवास है। इस विद्यार्थ पर्वत पर 9 कूट हैं। विद्यार्थ पर्वत पर पूरे में 9 कूट हैं, जिनमें पहला सिद्धायतन, दूसरा दक्षिणार्धक, तीसरा खंडक प्रपात, चौथा पूर्णभद्र, पांचवा विद्यार्थ कुमार, छठवां मणिभद्र, सातवां तमिश्र गुहक, आठवां उत्तरार्ध और 9वां वैश्रवण कूट है। कूट हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से ये सारे कूट बने हुए हैं विद्यार्थ पर्वत पर। और जो ये सिद्धायतन है, इस पर एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। ये 9 कूट पर्वत के अग्रभाग पर सुशोभित हैं तथा 6.25 योजन ऊंचाई को ग्रहण करते हैं। तो इन कूटों की, कूट भी क्या है, पर्वत ही है, एक तरह से छोटी छोटी पहाड़ियां जैसे पर्वत है ना। तो वो कितने, 6.25 योजन की ऊंचाई को धारण, या 6.25 योजन की ऊंचाई वाले इन पर्वतों का विस्तार मूल में 6.25 योजन, मतलब क्या कि जो उनकी फैलाव है, राइट, बेस में 6.25 योजन, फिर और कम होते हुए कम योजन से 5 योजन और कुछ अधिक ऊपर चले तो 3 योजन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है उन कूट के बारे में। सिद्धायतन कूट पर पूरब दिशा की ओर सिद्धकूट नाम से प्रसिद्ध अत्यंत उज्जवल जिन मंदिर सुशोभित है। इस अविनाशी जिन मंदिर, अविनाशी मतलब अकृत्रिम, जिसे किसी ने ना तो बनाया है और ना कोई इसका विनाश कर सकता है। तो इस अविनाशी जिन मंदिर की ऊंचाई 1.25 कोस मतलब 3/4 कोस, चौड़ाई आधा कोस और लंबाई 1 कोस है। भारत क्षेत्र के अर्ध भाग में विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण प्रत्यंचा, अब ये थोड़ा सा पिक्चर के हिसाब से देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जो हमने देखा भारत क्षेत्र से बीच में विद्यार्थ पर्वत जो उसको काट रहा है, उसकी दक्षिण प्रत्यंचा 9,748 योजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो नीचे वाली लाइन है,
ठीक है ना, ये क्योंकि 50 योजन चौड़ा है। जो नीचे वाली लाइन है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये एक धनुष के समान दिखाई देता है, राइट। जैसे एक धनुष आप सभी ने देखा होगा, राइट, बो एंड एरो। तो उसमें क्या है, ये जो है ये कह लीजिए उसका बेस हो गया, और ये प्रत्यंचा, राइट। तो प्रत्यंचा कह रहे हैं दक्षिण प्रत्यंचा। दक्षिण प्रत्यंचा मतलब 2 प्रत्यंचाएं बना दी, एक ये जो ऊपर वाली है और एक ये नीचे वाली। तो नीचे वाली को दक्षिण कह रहे हैं और ऊपर वाली को उत्तर। विजार्थ पर्वत की दक्षिण प्रत्यंचा 9748 योजन और 12 कला प्रमाण। 12 कला मतलब 12/19। प्रत्यंचा के धनु पृष्ठ का विस्तार 9766 योजन तथा कुछ अधिक 1 कला प्रमाण कहा गया है। मतलब क्या कि जो ये लाइन है, राइट, एक तो इसकी लंबाई हो गई और एक ये वाली लंबाई हो गई, राइट। एक तरह से पूरा जो एरिया है ये प्रत्यंच धनुष हो गया, राइट। तो ये बता दिया बेस इसका कितना है, और ये फिर पृष्ठ भाग इसका धनु पृष्ठ भाग कितना है वो भी बता दिया। बेस से थोड़ा सा ज्यादा है ना, क्योंकि घुमाव लिए हुए। इस निकटस्थ धनुष का बाण 238 योजन और 3 कला प्रमाण है। क्या कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एक वो रख दें, राइट, बाण रख दें, तो ये एरिया कितना है वो बता रहे हैं 238, सही समथिंग है ना, फ्रैक्शन में है। 238 योजन 3 कला प्रमाण है चौड़ाई जो है। विजार्थ पर्वत की उत्तर प्रत्यंचा 10,727 योजन और 11 कला प्रमाण है। अब उत्तर प्रत्यंचा मतलब ऊपर वाली, तो ऊपर वाली डेफिनेटली इससे बड़ी है, राइट, एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें। तो वो कह रहे हैं कला क्या हुआ, कला यहाँ पर फ्रैक्शन मान लीजिए, ओके, 11/19 प्रमाण। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या बताया, उत्तर प्रत्यंचा का धनु पृष्ठ 10,743 योजन और कुछ अधिक 15 कला प्रमाण है। तो जब यहाँ से फिर ये एरिया मापेंगे तो इसके बेस से, राइट, थोड़ा बड़ा है क्योंकि यू शेप लिए हुए हैं, राइट। और इसमें अगर बाण रख दें, बाण की तरीके से मापे, मतलब कहने का इस लाइन से, ऊपर वाली लाइन से लेकर और नीचे तक का एरिया अगर मेजर करें तो वो कितना हो जाएगा, 288 योजन समथिंग, राइट। तो क्या कह रहे हैं, 288 योजन 3 कला प्रमाण है। तो ये सब क्या बता दिया, ये विजार्थ पर्वत की मेजरमेंट बता दिया, उसकी यहाँ पर कौन रहता है ये भी बता दिया, और इसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है वो भी बता दिया। अभी जो लास्ट लाइन इसमें बताई है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एंड संजय जी ऑल्सो ट्राइड, वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जिनेन्द्र देव ने विजार्थ पर्वत की चूलिका कुछ कम 486 योजन, लाइक समथिंग इज मिसिंग हियर, क्योंकि ये सेंटेंस भी पूरा नहीं हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इस लाइन को हम यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट लाइन लग रही है एक तो, और दूसरा विजार्थ पर्वत की चूलिका कभी पढ़ने में नहीं आया, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल पर्वत, राइट। हमने देखा अभी कितना है, 25 योजन ऊंचा है, राइट। तो उसमें 486 योजन की चूलिका का कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ मिलता है तो वी विल शेयर डेफिनेटली। हाँ, ये जो सबसे टॉप वाला पार्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं, जो अभी था ना, हमने एक स्टॉपेज देखा था, नहीं दूसरी हाँ, वाली। वो देखा था, लेकिन वो है ये नहीं। सबसे लास्ट जो 10 योजन ये लिखा है, हाँ, तो भी 10 ही योजन हुआ ना, क्योंकि और यहाँ पर क्या बात करें, कुछ कम 486 योजन है ना, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि सेंटेंस भी पूरा नहीं है तो रिसर्च भी पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसके आगे दूसरा हैमवत क्षेत्र है। अब इस पिक्चर को हर जगह पर अपने को ध्यान में रखना है। ये वाली जो पिक्चर है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी हमने किसकी बात करी, इस छोटे से हरे वाले क्षेत्र की बात करी, ठीक है ना। अब इसके बाद इस ग्रीन ये जो नेक्स्ट क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं।
तो वहां पर भी इसी तरह से प्रत्यंचा धनुष की तरह से मानकर चलिएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इसके आगे दूसरा हैमवत क्षेत्र है, इसका विस्तार 2105 योजन तथा 5 कला प्रमाण माना गया है। ये 2105 योजन कैसे हम देख रहे हैं, पहले क्या बताया था कि जो भरत क्षेत्र है उससे 4 गुने है, राइट। तो भरत क्षेत्र कितना, 526 योजन, ठीक है। तो ये उसका 4th टाइम हो गया, 4 टाइम हैमवत क्षेत्र। अब इसकी प्रत्यंचा, प्रत्यंचा से एक तरह से ये कह लीजिए कि बेसिकली वो पूरब से पश्चिम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रत्यंचा पूरब से पश्चिम में इसकी चौड़ाई 37,674 योजन तथा कुछ कम 16 कला प्रमाण है। इस प्रत्यंचा का धनुष पृष्ठ 38,000, जो ये वाली लाइन है, राइट, ऑफ कोर्स ये बड़ी है इस लाइन से, राइट। तो क्या कह रहे हैं, ये वाली कितनी है, 37,000, और नीचे वाली 37,000 बड़ी है, और 38,000 तो उससे थोड़ी बड़ी, क्योंकि गोलाई में लिए हुए है, राइट। ऐसे घूम के फिर ऐसे और फिर ऐसे, राइट। तो थोड़ा सा उससे बड़ा एरिया आ रहा है। और इसका बाण 3,684 योजन तथा 4 कला है। बाण से यहाँ पर क्या लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण, इज दैट राइट संजय जी? नीचे तक जाएगा बाण इसका, ऑल द वे नीचे तक, हाँ, मतलब हाँ, इसमें ऐसे आपका जो भरत क्षेत्र को भी, हाँ, यहाँ तक जाएगा बाण, और हाँ, जो सरकमफ्रेंस जो हमने वो भी इसको नीचे तक कवर जाएगा, किया। हाँ जी, ठीक, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इसकी प्रत्यंचा 37,000, तो आई एम जस्ट डूइंग अ करेक्शन। यहाँ पर सारे में इसको पूरे को एक धनुष का रूप लिया, इंक्लूडिंग द भरत क्षेत्र, ठीक है। भरत क्षेत्र को इंक्लूड किया, इस तरीके से नापिएगा, मानिएगा। तो इसकी चौड़ाई दे दी पहले, ये कितना है इसकी लंबाई दे दी, और फिर ये वाला एरिया बता दिया, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पर एक बाण रख दें तो वो कितना तक आएगा वो बता दिया, ठीक है। इस तरीके से अब एक एक एरिया का बताते जाएंगे। इसका बाण 3,684 योजन और 4 कला है। इसकी चूलिका 6,371 योजन और कुछ अधिक 7 कला है। तो इसमें सेम अगेन ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि यहाँ पर भी चूलिका किसको बता रहे हैं ये बात समझ में नहीं आई है। पूर्व पश्चिम भुजाओं का मान 6,755 योजन और कुछ अधिक 3 भाग है। हाँ, ये भी पूरा पश्चिम भुजाओं का मान हाँ, मे बी आज के लिए इतना ही रख सकते हैं। आई हैव टू डू मोर रिसर्च, मतलब ये वाला जो एरिया है, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है, इतना पहले नहीं पढ़ा हुआ है। बहुत ही इजी तरीके से समझा था 3 लोग को, तो इसमें थोड़ा विस्तार ज्यादा है। एक चारू जी आप और मतलब संजय जी या आप थोड़ा हेल्प करेंगे, जहां जहां हम ये जो योजन में बोलते हैं इनको माइल में या किलोमीटर में थोड़ा सा बताएं, कभी तो अच्छा है। हाँ, नॉट एवरी टाइम, बट अगर जो हाँ, मोटा मोटा बता सकते हाँ, हैं। हाँ, जो हाँ, माइल्स, जो यहाँ पर 1 योजन यूज किया है वो बराबर है 4,000 माइल के, 1 मील। हाँ, तो मतलब अगर ये पूरी जो यूनिट है कि तो थोड़ा सा मतलब 40,000 योजन, जब हम इतनी बड़े बड़े नंबर बोलते हैं हाँ जी, तो वो माइल्स में कितना होगा, हो तो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा कैलकुलेटर रख के बैठना पड़ेगा, है ना। तो ये सोचिए कि जब भी योजन बोलते हैं ना, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, जी, एक पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को ऐसा समझ लो, अगर डायमीटर 4,000 योजन का होता है, अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो एक योजन जब 4,000 मील का होता है ना। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि एक योजन मतलब जितनी पृथ्वी का डायमीटर है, ऐसा सोच के चलो, फिर जितने योजन आए उतनी पृथ्वी पे जोड़ दो।
मैं That's अपने good. दिमाग में ऐसा बनाता हूँ। हाँ, मतलब कोई एक फास्ट रूल सा कि हम कन्वर्ट करते चले, क्योंकि डाउट हो जाता है कि योजन कितना और फिर ये कितना बड़ा होगा, तो उसका थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए। सो दैट्स अ गुड वन कि एक पृथ्वी एक योजन डायमीटर में। थैंक यू। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे। आई अंडरस्टैंड कि काफी डिटेल हो गया ऑलरेडी। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चारू, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? एक्चुअली शायद भूल गई पहले में। तो आपने ये जो बताया कि जाट पर्वत का जो सबसे ऊंचा वाला होता है 10 योजन, जो 25 योजन टोटल है ना, तो उसका 10 योजन ऊपरी हिस्से में वो रहते हैं अभ्यंतर देव, और ये आपने बताया, राइट? तो जो नीचे वाले जहाँ पे विद्याधर होते हैं, तो विद्याधर तो कहीं भी जा सकते हैं, राइट, आकाश मार्ग से, तो वो वहां पर जा सकते हैं ऊंचे वाले जगह पर जहाँ पर हाँ, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। विद्याधर इवन सुमेरु पर्वत पर भी जा सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, अकृत्रिम जिनालयों में तो जाते ही जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहीं पर आपने बताया ना कृत्रिम चैत्यालय होता है उसी जगह पर जहाँ ऊपर में। होता है। ऊपर में यहाँ पर 9 कूट बताए हैं। तो और विद्याधरों की नगरी में कोई कूट नहीं होते, वहाँ पर कोई अकृत्रिम चैत्यालय नहीं होते? वहां नहीं होते, लेकिन ये पूरा ही विजाट पर्वत पर होता है। ठीक है ना? विजाट पर्वत पर जो नगरियां हैं वहां पर विद्याधर रहते हैं, यहाँ पर देव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कूट बने हैं उनमें से एक कूट में अकृत्रिम जिनालय है। ये विद्याधर भी देव होते हैं, देव जाति के लोग हैं या मनुष्य होते हैं, विद्याओं से युक्त मनुष्य। अच्छा, जैसे मतलब साधु संत टाइप के, और लेकिन उनमें बहुत सारी वो है विद्या। नहीं, सामान्य भी होते हैं, सामान्य मनुष्य, लेकिन उनके पास विद्याएं होती हैं। मतलब कि कुछ को जन्म से मिलती हैं, कुछ अपनी सिद्धि से हासिल कर सकते हैं। तो ये पंचम काल में भी होते हैं विद्याधर, इस समय में भी हैं? ये एक्चुअली इनकी व्यवस्था क्या है, वहां पे हमेशा चतुर्थ काल चलता है। अच्छा। तो कहने को अपन पढ़ते हैं जब कि भरत क्षेत्र, राइट, ये भरत क्षेत्र है पूरा, ठीक है ना? इस भरत क्षेत्र में जो ये विद्यार्थ पर्वत है, यहाँ चौथा काल ही चलता है। एंड इवन जो मलेच्छ खंड है उनमें भी चौथा काल चलता है। तो ये जो काल की व्यवस्था है वो सिर्फ आर्य खंड में होती है, इतने से एरिया में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल की व्यवस्था रहती है। मतलब कि चतुर्थ काल के स्टार्टिंग में लेट से, जैसे ऋषभ देव भगवान थे स्टार्टिंग में, मान लीजिए ऋषभ देव भगवान, क्योंकि वैसे तो वो तीसरे काल में थे, लेकिन चतुर्थ काल में अगर होते तो, राइट, तो जितनी उनकी हाइट 500 धनुष, राइट, तो यहाँ पर भी उस समय पर चतुर्थ काल में 500 धनुष होगी। आर्यखंड के जो एंडिंग फोर्थ काल जो है, राइट, तो उसकी 7 धनुष, तो फिर वो लीस्ट जो है, कम से कम जो है वो 7 हाथ की रह जाती है। तो इस तरह से घटती बढ़ती रहेगी, लेकिन किसकी अपेक्षा से? सिर्फ चतुर्थ काल की। तो क्या विद्याधर वहां से पंचम काल में आर्यखंड में आ सकते हैं? विद्याधर आर्यखंड में आ सकते हैं, आना चाहे तो। यस, पंचम काल में, पंचम काल में आना चाहे तो, है ना? लेकिन क्यों आएंगे ये, क्योंकि हमने जब पद्म पुराण भी पढ़ा था, ठीक है, तब जो हनुमान आदि हैं, हनुमान जी हैं, रावण है, ये सब क्या है? विद्याधर थे। और विद्याधर है, बट सब अयोध्या, ये सब के सब अयोध्या आते हैं, राइट, राम जी को, उनकी भूमि, उनके महल को सजाने, तो वो सब व्यवस्थाएं करने। उस टाइम पे तो चतुर्थ काल था ना उनका, तो क्वेश्चन है कि अगर पंचम काल में क्या? हाँ, पंचम काल से देखो, समय से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो नहीं आना चाहे तो। क्या व्यवस्था है, क्यों आना चाहेंगे यहाँ पर, है ना? उस टाइम तो फिर भी शलाका पुरुष हैं, इसलिए आ गए, राइट। उसके अलावा इनके पास क्या कारण है? उनके पास तो व्यवस्था है कि ये विदेश क्षेत्र भी जा सकते हैं। जब सुमेरु पर्वत पर जा सकते हैं तो ये कहीं भी जा सकते हैं। काल का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तीर्थंकर का हमें पता है कि पंचम काल में ऐसा नहीं होते, पंचम काल में शाही समेत दृष्टि नहीं होते, तो उससे पूछना चाह रही थी।
तो उसमें आ सकते हैं, मतलब अगर आना चाहेंगे आना तो चाहेंगे। विद्या पंचम क्लास। यस। ओके, हाँ संजय जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे को उसका आंसर कहीं नहीं मिला कि मोक्षकामी जीव आर्यखंड से ही होते हैं हाँ या मलेच खंड से भी हो सकते हैं, विजयात पर्वत के ऊपर से भी हो सकते हैं, लवण जात समुद्र। पर्वत से मोक्ष नहीं जाते, लेकिन तो नहीं, कहते सिद्धालय में तो एक एक दिन के। विजयात पर्वत से मोक्ष जा सकते हैं, एक्चुअली वहां पर संयम है, ठीक है ना, और चतुर्थ काल भी है, सिर्फ वहां पर तीर्थंकर नहीं होते। नहीं, मोक्षकामी वहाँ जीव तो शलाका सारे पुरुष हो नहीं सकते होते, हैं, लवण लेकिन समुद्र हाँ में भी हो मोक्ष, सकते हैं। लवण समुद्र में हो सकते क्या, मोक्ष जाने वाले संयम धारण वहां नहीं कर सकते ना। लवण लेकिन ऊपर मोक्ष गए, हर जगह से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन पैदा आर्यखंड में होना चाहिए। लेकिन मोक्ष हर पूरे जम्बू द्वीप के एक एक कोने कोने से मोक्ष गए, चाहे वो समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, ऐसा शास्त्र। हाँ ढाई द्वीप के, ढाई द्वीप के कोने ढाई से। द्वीप के, तो उसमें हाँ ये व्यवस्था हाँ बनेगी कि मुनि है, लेकिन वहां पर कोई उनको जबरदस्ती ले गया, है हाँ, ना, कोई मुनि, अनंत काल में ऐसा एक एक चप्पा चप्पा भर गया है संभव। तो उनको कोई वहां जबरदस्ती लेकर और दूसरे द्वीप पे छोड़ दिया, तो वो वहां से मोक्ष जा सकते हैं, मतलब वहां की व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जन्म लेना आर्यखंड में जरूरी है। मतलब मुनिराज ये कह रहे थे आकाश का भी कोई स्थान, आई थिंक ध्यान सागर महाराज जी ने ही वैसे बोला, हाँ आकाश में भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से मोक्ष गए। जैसे हमारे और आपके बीच में जो स्पेस है ना, हाँ हाँ इसमें से भी मोक्ष गए हैं, हाँ, कि उनको फेंका जा रहा है और फेंकते फेंकते में ही वो मोक्ष चले गए। राइट, पानी में और फेंक शरीर, रहे हैं और पानी में फेंकते फेंकते ही अगर उन्हें मोक्ष हो जाए हाँ, तो तो वो शरीर नीचे जो गिरा वो खत्म था, लेकिन वो मोक्ष चले गए वहां से भी। तो मतलब पूरा ढाई द्वीप भरा पड़ा है। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि मलेच्छ खंड से भी जा सकते हैं अगर मतलब मलेच्छ ऐसा। खंड से मोक्ष नहीं जा सकते, आर्यखंड में जन्म लेना जरूरी है। हाँ, फिर हाँ, तो मलेच्छ खंड से जा सकते हैं, मतलब आर्यखंड में जन्म लिए हुए इंसान ही जा सकते हैं। हाँ आर्य मलेच्छ खंड खंड में वाले, जन्म लेके आप मलेच्छ खंड में चले गए और फिर आप वहां से जा सकते हैं, तो हाँ। आर्य खंड से मलेच्छ खंड में कैसे जाएगा कोई इंसान? आर्यखंड वाले मलेच्छ खंड में नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो चारण रीति मुनिराज हैं तभी जा सकते हैं। एक मिनट, एक चीज यहाँ पे देखना, डिस्कस करना चाहिए थे इस डायग्राम में। यहाँ पर लिखा है 9748 12/19 योजन, ये है डायमीटर ऑफ आर्यखंड। नहीं, ये डायमीटर ऑफ आर्यखंड नहीं है, ये जो आप नीचे वाली लाइन देख रहे हैं विजयार्थ पर्वत की, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो, उसकी चौड़ाई बताई। अच्छा। और ये अयोध्या के आगे ये 9 योजन और ये 12 योजन, ये क्या लिखा है? ये अयोध्या की लंबाई चौड़ाई है, अयोध्या नगरी जो है वो 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी। लेकिन अभी आपने बताया कि 1 योजन मीन्स डायमीटर जो है वो 4000। एक, हाँ 4000 माइल्स, तो 4000 माइल्स में हाँ 1 योजन, तो हाँ अयोध्या का 12 योजन कैसे हो गया? हाँ, ये आप वही बात कर रहे हैं ना, आप आज की ज्योग्राफी से इसको मैच नहीं करिए। ओ अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, नहीं, एक चीज मैंने गलत बोल दी थी, डायमीटर नहीं, वो रेडियस है बेसिकली। एक पृथ्वी 2 योजन के बराबर होती डायमीटर। अच्छा अच्छा। और तो ये लघु इसका योजन है, ये दो तरह के योजन होते हैं। एक लघु योजन है विच इज 4 माइल होता है, और एक बड़ा, जब बहुत पहाड़ नदियां नापते हैं तो वो बड़ा योजन हाँ होता हाँ है, हाँ, और जब ये राइट, छोटी छोटी तब छोटा योजन मानते हैं। तो ये छोटे योजन से व्यवस्था दी हुई है, तब इसमें यहाँ पर 4000 नहीं लागू होगा, 4 हो 8 मील, हाँ 8 मील होता है लघु योजन। 8 मील बराबर 1 8 योजन। में। तो उतना तो मेक श्योर इजी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति, एक मिनट, ये आप ये इसको उसमें डाल देंगे ये पिक्चर को। हाँ पिक्चर को। वैसे तो क्लास में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा, है ना? जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। मोबाइल करना।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।